नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तेकबाल करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि हिंदुस्तान में एमबीबीएस के एडमिशन के लिए 2013 से एक नई प्रक्रिया की शुरुआत की गई, जिसका नाम रखा गया नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। 2013 से शुरुआत हुई। उसके बाद से क्या होता है कि लगातार फिर ये हर साल में एक बार ये एंट्रेंस होते हैं, ये एग्ज़ाम होते हैं, जिसके ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में 91,000 एमबीबीएस के डॉक्टर बनते हैं। बीडीएस के बारे में बात किया जाए 26,000 बीडीएस के बनते हैं। आयुष के भी इस तरीके से 52,000 बनते हैं। ये अकॉर्डिंग टू नीट के ये वो डॉक्टर में के एडमिशन लेते हैं। तो आज 2022 में टांडा अंबेडकर नगर के भी एक जो तैयारी कर रहे थे नीट की, उन्होंने बीट किया है, जिनका नाम है अहमद फराज साहब। हम आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से आपने तैयारी किया और आने वाली नस्ल है किस तरीके से तैयार करेगी। तो सबसे पहले हमारी टीम आपका बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करती है। तो फराज साहब, अब क्या एहसास होता है नीट में आप क्वालिफाइड हुए, एहसास क्या है, क्या फील करते हैं? पहले जब आपका एडमिशन मतलब कि आपका रिजल्ट नहीं आया था और रिजल्ट आने के बाद क्या डिफरेंसेस हैं? रिज़ल्ट आने से पहले जो था कि बहुत टेंशन थी कि पता नहीं इस साल भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं नीट में कि जिन पे लगता है कि पता नहीं बोनस मिल जाएगा या गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा। तो उसमें बड़ी टेंशन रहती है कि अब अच्छा कॉलेज में मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे रहते हैं जिनमें बॉन्ड रहता है कि आपको 2 साल सर्व करना रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में क्या। तो उससे बचने की कोशिश थी कि मतलब कोई ऐसा कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छे नंबर आ जाए, कि ऐसा कॉलेज मिल जाए जहाँ पर मेरे को बॉन्ड में ना रहूँ और मेरे को फ्री रहूँ कि मेरे को पीजी जो देना होगा तो मैं फ्री माइंड से बिल्कुल बैठूँ पीजी देने। तो आपका स्कोर क्या है? मेरा स्कोर है 665 ना जी। तो और मेरी रैंक है 2159। तो आपको क्या उम्मीद है, कहाँ मिल सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में कहाँ मिल सकता है? मैं एम्स के लिए देख रहा हूँ, एम्स ऋषिकेश या एम्स दिल्ली। रायपुर। दिल्ली नहीं मिल सकता क्योंकि दिल्ली की मतलब कट ऑफ बहुत कम है, तो हाई है, मतलब बहुत कम रैंक के अंदर ही वो खत्म हो जाता है। तो आपने ये कहा मतलब कि फीलिंग एक अच्छी फीलिंग होगी। अब क्या होता है कि एक बात किया जाए कि आपने किस में बेस्ट मार्क किया है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में? मैं हमेशा से सबसे बेटर था बायो में, मगर जब नीट की आई, जब स्कोर कार्ड आया तो पता चला कि फिज़िक्स में 170, बॉटनी में 170, जबकि मेरा बेस्ट पार्ट जो था वो जूलॉजी का था जिसमें 165 स्कोर किया। तो काइंड ऑफ कि अब एक पेपर वो डिसाइड नहीं कर पाता कि आप क्या बेस्ट हो किसमें, बट डेफिनेटली आप अगर स्कोर करते हो अच्छा तो दैट इज़ बेस्ट। आपने कहा कि आपके लिए बेस्ट बायो है ना, जूलॉजी, लेकिन जो बायो का इस समय की मॉडर्न बायोलॉजी है, जिससे आपके माइक्रोबायोलॉजी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, इस तरीके की बायोकेमिस्ट्री है, इसमें क्या कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स होते हैं तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत परेशान रहते हैं। आपने उसको किस तरीके से पढ़ा? मॉडर्न बायोलॉजी कैसे पढ़ा था आपने? वैसे जो नीट का सिलेबस है वो एनसीईआरटी पे पूरा बेस्ड है। तो फास्ट बोलो, फास्ट। एनसीईआरटी से बेस्ड जो सिलेबस है, तो जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो बहुत ही ईजिली करके बिल्कुल स्पून फीडिंग करा देते हैं कि बेसिकली आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। वो हर चीज़ को कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग करा देते हैं। बस आपको ये चीज़ करना रहता है कि आपको पेपर देना है और एमसीक्यू सॉल्व करना है और उसको एनालाइज करना है, ये चीज़ रहती है। बाकी सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मॉड्यूल्स पढ़ते हो, कुछ नया पढ़ते, क्योंकि एमबीबीएस में भी जाके मुझे बुक्स ही पढ़नी है, क्योंकि टीचर्स कितना भी पढ़ा लेंगे, जब तक मैं बुक्स नहीं पढ़ूंगा तब तक सेल्फ स्टडी नहीं। हाँ, सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मेरे को लगता है कि वो तभी इम्प्रूव होती है जब मैं स्मार्ट स्टडी करने का जो प्लान होता है कि स्मार्टली मेरे को पढ़ना है। और वो स्मार्टली ऐसे होता है कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मेरे को पता चलता है यार कि पूरी थ्योरी में से कहीं कहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, कि वो पार्ट्स मेरे लिए फिर प्रायोरिटी पे आ जाएगा कि यार इससे क्वेश्चन आता है तो अगली बार जब मैं रिवाइज करूंगा तो मैं उन चीज़ों को नहीं पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा जिससे क्वेश्चन आएगा या आया है। तो इस अच्छा, आपने कि टांडा डीएवी आसोपुर से पब्लिक से वहाँ ने हाई स्कूल किया, फिर आपने कोटा से फाउंडेशन किया। फाउंडेशन कोर्स और जो एक नॉर्मल इंटर का स्टूडेंट होता है, दोनों की एजुकेशन लेवल और में क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं?
जब मैं यहाँ पर था लाइक डी पब्लिक स्कूल में, तो एक नॉर्मली फिर वही क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, रूटीन हाँ वही रूटीन पूरा, कि उसने कुछ होमवर्क दे दिया, मैंने किया नहीं किया, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं करूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं करता था, वैसे वाला सीन था पहले। क्योंकि माहौल ऐसा नहीं रहता है कि कॉम्पिटिटिव जो फील्ड होती है ना, कि वहाँ पर 1000 लोग हैं और पता है कि उसके लिए कॉम्पिटिट कर रहे हैं जिसमें कम लोग आएंगे, तो वो यहाँ पर नहीं लगता था। फिर जब कोटा गया तो वहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस इतनी ज़्यादा होती है कि हर अगला बंदे से बात करो तो वो बस नीटी के बारे में बात करेगा, तो वहीं तक रहता कि हाँ, इस बार वो बीट करेगा। हाँ इस बार वो बीट करेगा, मतलब और मैं पीछे रह गया, वो आगे गया। वो कभी ऐसा नहीं कहेगा कि यार मैं तेरे पीछे रह जाऊंगा, वो हमेशा बोलेगा कि यार मैं हमेशा तेरे आगे ही बैठूंगा। तो एक अच्छा मतलब वो टारगेट रहता है, स्पेस आता है। और दूसरी चीज़ की बहुत टीचर्स भी जो रहते हैं बहुत वाइडली उस चीज़ को बताते रहते हैं, वो रिलेट कराते रहते हैं कि यार देख ऐसे करेगा तो MBBS में कुछ ऐसे करने को मिलेगा, या फिर कोई दूसरी फील्ड में जाएगा तो भी कुछ ऐसे करने को मिलेगा। तो वो चीज़ जो रिलेट करने वाला सीन होता है वो स्कूल में नहीं होता, क्योंकि स्कूल में जनरली यही बोला जाता है कि देखो बोर्ड्स करना है। क्या होता है, टीचर कहीं ना कहीं बाउंड होता है कि हमको कि टाइम पे कोर्स फिनिश करना है, मेन चीज़ ये होता है। लेकिन वहाँ कोटा फाउंडेशन में वो एक डिफरेंस होता है और लेवल अलग होती है वहाँ पे, मतलब टीचर को एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता होगा ना। देखिए टाइम बाउंडेशन तो अब वो अगर 1 साल के मैं कोर्स कर रहा हूँ तो वो 1 साल ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट द फैक्ट कि वहाँ पर बहुत प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ाया जाता है, कि ऐसा नहीं है कि मैं पहला चैप्टर ही 1 महीना खींच दूंगा। वहाँ पर हाँ जो बाउंड रहता है, जो जिससे वेटेज कम है, जिससे क्वेश्चंस जिस चैप्टर से कम आ रहे हैं वहाँ पे उस चैप्टर को कम पढ़ाया जाएगा, या मतलब पढ़ाया भी जाएगा तो कम प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसकी नोट्स थोड़ा कम बनवाया जाएगा, और जो चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ज़्यादा जोर से पढ़ाया जाएगा, जो ट्रेंड में है। हाँ जो ट्रेंड में रहता है उसकी क्वेश्चन ज़्यादा। तो आपने कल मॉडर्न बायोलॉजी की कौन सी ज़्यादा बुक पढ़ी थी, किसकी बुक पढ़ी थी, कौन सा राइटर थे वो? जनरली मैं इंस्टीट्यूट्स के ही बुक पढ़ता था, जो क्योंकि मेरे को नीट देना है, और वो सारी किताब जो होती हैं वो डायरेक्ट फोकस करती हैं नीट पे। बाकी और भी किताबें हैं, जैसे कैंपबेल बायोलॉजी रहती है जो कि ओलंपियाड्स लेवल पे पढ़ा जाता है, बट वो इतनी हेल्पफुल नहीं होती, क्योंकि ओलंपियाड लेवल का अलग ही होता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, और नीट में सिलेबस बाउंडेड है कि यार NCERT से ही आएगा। NCERT हाँ तो ये रहता है। लेकिन NCERT का मैं उसका देख रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने देख रहा था, लोग कहते हैं कि NCERT पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो, लेकिन उसमें जो लाइन टू जब ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में जाओ तो वहाँ से क्वेश्चन डिफरेंस हो जाते हैं। ये फर्क वो कैसे क्या करेंगे, ये एक नॉर्मल लड़का कैसे अपने आप, यही फर्क रहता है। जैसे मैकेनिज्म्स का सीन है, तो कुछ लोग रहते हैं मैकेनिज्म रट लेते हैं, कुछ लोग रहते हैं मैकेनिज्म के जस्ट ऊपर से ही कि ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बन जाएगा। बट कोचिंग्स में ऐसे पढ़ाया जाएगा कि कंप्लीट मैकेनिज्म आपको याद रहता है, और उस चीज़ से जब आपको याद रहता है तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के वो कर दे, मेरे को रिलेट हो जाएगा कि हाँ उन्होंने ऐसा बताया था तो इस तरीके से करना है। तो ये रहता है। बट जब आप एक बार सिर्फ पढ़ लेते हो, एक बार अच्छे से समझ लेते हो, फिर आपको दोबारा वो करने की ज़रूरत नहीं होती कि यार मेरे को उसी बुक से पढ़ना पड़ेगा। मैं NCERT से भी पढ़ूंगा तो मेरे को रिलेट हो जाएगा ईजिली। देखिए मैं एक रिएक्शन देख रहा था, राइमर टाइमर रिएक्शन है ना, आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा। तो राइमर टाइमर रिएक्शन में क्या होता है कि सिंपल NCERT ने क्या दिया है कि फिनाल लिया और करा दिया, ले जाके वहाँ पे बना दिया, सल्फेट बना दिया। लेकिन जो राइमर टाइमर का रिएक्शन जो उसका पुटअप हुआ कार्बीन से हुआ है जी, वो कार्बीन से। तो ये स्टूडेंट, एक आम स्टूडेंट जो देख रहा होगा, जो स्कूल लेवल पे फाउंडेशन पे नहीं है, तो वो कैसे पढ़े इसको? वैसे बहुत सी किताबें और बहुत से फ्री लेक्चर भी यूट्यूब पर आते हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो फ्री लेक्चर्स जो रहते हैं वो बहुत एक्सप्लेनेटरी होते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं इन सबको समझने के लिए। बाकी आई थिंक NCERT से ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस भी नहीं आते नीट में। क्योंकि मैं ये कह दूं कि कोई किताब कर लेना तो हो जाएगा, बट वो किताब करने वो रीमेड टीमर तक तब पहुंचेगा जब उससे पहले वाली रिएक्शंस कंप्लीट होंगे, वो उसी में कंफ्यूज होकर पढ़ा जाएगा, 1 साल उसका उसी में चला जाएगा। अकेले विदाउट गाइडेंस जो बुक्स होती हैं वो पढ़ना ईजी नहीं होता। तो ऑर्गेनिक के लिए जिससे क्या था, केमिस्ट्री में 3 पोर्शन हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। तो अगर ऑर्गेनिक को पढ़ना हो तो कौन सी बुक आप मतलब आप चाहेंगे कि लोग पढ़ें? थ्योरी के लिए मैंने कोई थ्योरी बताई, उसमें NCERT की बात मैंने, NCERT तो कॉमन है, लोग करेंगे वो। हम लोग जब इंस्टीट्यूट में गए थे तो वहाँ पे तो हम लोग को मना किया जाता था कि आप कोई साइड बुक मत लीजिए थ्योरी के लिए, क्योंकि थ्योरी बहुत बाउंडेडली मतलब वो पढ़ाते थे, मॉड्यूल से पढ़ते थे, तो मैं तो मॉड्यूल से ही पढ़ता था।
बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए MS चौहान जैसी बुक जो नीट वाली है, कार्टन ठीक बढ़िया। हाँ, तो वो आप कर सकते हो। बाकी और MTG प्रदीप की जो आती है, बट प्रदीप की मेरे को रिकमेंड नहीं करता मैं। अच्छा उसका मतलब रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। ये ज़्यादा मतलब हेल्पफुल लगती है कि अच्छा एक चीज़ ये देखा जाता है कि जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उनकी केमिस्ट्री अच्छी होती है, बॉटनी अच्छी होती है, केमिस्ट्री, लेकिन फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स के लिए वो अपना बेस कहाँ से स्ट्रांग करें? सेम चीज़ मेरे साथ थी कि मेरी भी फिज़िक्स सबसे वीक थी। मैं भी वही था कि मतलब फिज़िक्स में नियर अबाउट वही 140-130 के हिसाब से मेरे मार्क्स आ जाते थे, और फिर मैं डिप्रेस रहता था कि यार फिज़िक्स कैसे इम्प्रूव होगी। तो जो लास्ट में पेपर्स जो हुए मेरे लास्ट के 3-4 महीने में, मेरे को लगता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फिज़िक्स में थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता। थ्योरी पढ़ने से मेरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं होते फिज़िक्स में, क्वेश्चंस हमेशा घुमा कर आएगा। और वो सेम क्वेश्चन अगर मेरे को रट भी गया तो अगला फायदा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन फिर हल्का सा घुमा के आएगा, मेरे को नहीं लगेगा अरे यार ये क्या हो गया। तो फिज़िक्स में जो मेन चीज़ है कि वो पेपर आप करो, और जो क्वेश्चन गलत हो जाता है, या फिर जो क्वेश्चन जैसे अब सेक्शन बी आ गया है, सेक्शन बी में लगभग रहते हैं 15 सवाल, उसमें से 10 करने रहते हैं, जो 5 छोड़ने रहते हैं। नीट में मुझे लगता है जो बच्चा जिसके 640 से 650 या फिर 600 से 650 के बीच में जो आता है, उसको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि छोड़ना कैसे है सवाल, क्योंकि सवाल छोड़ना भी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो फिज़िक्स में जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाए, जो क्वेश्चन गलत हुआ है या जो क्वेश्चन सेक्शन बी में मैंने छोड़ा है, उसको एक बार ट्राई किया होगा, नहीं आ रहा होगा, या फिर हाई लेवल लगा होगा तभी मैंने छोड़ा, तो उस क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब उसका सोल्यूशन मैं ले लूँ, सोल्यूशन लेके बैठूँ। ऐसा नहीं कि सोल्यूशन बिना सोल्यूशन के करना भी ठीक है, बट उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो टाइम लगेगा, अगर लेट से मेरा 15 क्वेश्चन गलत हो गया और मैं 15 क्वेश्चन को अगर मैं डिटेल में अपने सेल्फ एनालिसिस करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सॉल्यूशन जो रहता है उसका वो मेरे पास रहना चाहिए, और वो उस हिसाब से मैं रिलेट करूँ कि यार मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया था बट इसमें ये लग रहा है। तो जब बार बार एनालिसिस करना, मुझे लगता है लास्ट 2 मंथ में मैं आकाश में था, वहाँ पर इंटेंसिव के पेपर्स होते हैं, और वो हर दिन एक पेपर होता है, तो मैं हर दिन वो 3 घंटा 20 मिनट पेपर दे के आता था घर पे, और 1-1.5 घंटा जो रहता था मैं उसका एनालिसिस करता था कि क्या कमियां रह गई। हाँ, कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया है, और जो गलत हुआ है तो उसमें वो क्या चीज़ें, क्या कॉन्सेप्ट मैंने गलत लगा दिया, क्या उसमें थ्योरी में मैंने गलतियाँ की। बायो में तो फिर भी चल जाता है कि बायो में क्रिटिकल मिस्टेक नहीं होती, वो हल्का सा होता है कि यार थ्योरी इधर निकल गई उधर निकल गई, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है कि कॉन्सेप्ट ही हिल गया। तो इनऑर्गेनिक के बारे में क्या सोचते हैं आप? इनऑर्गेनिक भी तो उसका कोई सारा कॉन्सेप्ट। इनऑर्गेनिक तो मेरे को लगता है एनसीईआरटी से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। इनऑर्गेनिक में अगर 1-2 क्वेश्चन बाहर से भी आ जाता है नीट में, हाँ, तो वो आप अल्लाह भरोसे रहिए, क्योंकि अगर आप देखो पी ब्लॉक एनसीईआरटी से आप पढ़ोगे तो इतना बोरिंग लगता है और इतना टाइम कंज्यूमिंग लगता है कि मन नहीं करता कि मन कहता है बस बंद करके रख दो। तो इसका एक अच्छा तरीका भी रहता है कि जो मैंने खुद किया था कि एनसीईआरटी जैसे जैसे मैंने पढ़ा, जो चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट लगी या जो ट्रेंड मेरे को दिख गया, मैं उसको एनसीईआरटी में पेज जो होता है तो उसमें थोड़ा सा पेज वॉइड होता है, वहाँ पर मैं लिख लेता था जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। हाँ, जो ट्रेंड रहता है कि ईएन का आ गया एंड डिफरेंट जो रहता है वो मैं लिख लेता था। तो मेरे को अब पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी की, वो साइड में जो मैंने लिख रखा था इंपॉर्टेंट वाला वो बस पढ़ना है। तो आपने कोटा में कौन सी कोचिंग की थी? कोटा में मैं एलएन में था, एलएन इंस्टीट्यूट में। अच्छा, कोटा में एक चीज़ ये होता है अक्सर क्या न्यूज़ में रहता है, हम लोग उस पर कोट भी करते हैं ट्विटर पे, वहाँ पे अक्सर कि लोग सुसाइड करते हैं। तो कोटा में ऐसा क्या है कि लोग हर साल पे एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम के बाद लोग क्या डिप्रेशन कहाँ से आता है बच्चों में? एक तो रीज़न ये रहता है कि बहुत कॉम्पिटिटिवनेस वहाँ पर रहती है कि अब किसी के अगर 600 आ रहे थे और अचानक से उसके 400 आ जाएंगे तो फिर ना पूरा ख़त्म हो गया, वो उसकी दुनिया हिल जाती है। उसको टीचर्स भी फिर वही रहता है ना कि हम टीचर से बहुत होप करके बैठे रहते हैं कि टीचर्स हमें ध्यान दें, हमको देखें। अब किसी और को देखता है तो उसको लगता है कि यार मैंने क्या कमी कर दिया। बट कभी कभी
जैसे पेरेंट्स का भी कुछ बच्चों के ऊपर बहुत वो रहता है, फोर्स रहता है कि ये इतना लेकर आओ या फिर इतना नहीं आ रहा तो कैसे नहीं आ रहा, और पढ़ो और पढ़ो। हाँ, एक फैमिली भी रहता है सब। बट कुछ बच्चे रहते हैं जिनको नहीं करना रहता है बट फिर भी वो कर रहे हैं, तो फिर जब उनके पेरेंट्स उन पर हल्का सा दबाव डाल देते हैं, जब इंस्टीट्यूट उन पर हल्का सा दबाव डालता है कि यार आप करो, कैसे नहीं कर रहे आप, तो उनको लगता है यार कि मेरी तो दुनिया अलग है। हाँ हाँ, वो कभी कभी मतलब फैमिली का दबाव होता है कि आपको डॉक्टर ही बनना है। हाँ, एनालाइज करना चाहिए गार्जियन को कि क्या वो किस फील्ड में जाना चाहता है, और ज़बरदस्ती वो जाना चाहता है कि आर्ट ग्रुप में आपने डाल दिया साइंस ग्रुप में। तो अब एक चीज़ इसमें आपका जो अब उसमें बॉटनी में आपने क्या उसमें किया, बॉटनी क्या थी, कैसी थी आपकी? बॉटनी मेरी अच्छी थी, बस वही था कि प्लांट किंगडम में बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाती है क्योंकि बहुत कुछ एग्जाम्पल रहते हैं, याद करने रहते हैं, इधर उधर जब भी क्वेश्चन आता है तो हिल जाता है दिमाग कि इसका था एग्जाम्पल या उसका था एग्जाम्पल। बॉटनी में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन चाहिए रहता है कि अगर जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करूँगा तो मेरा अच्छा जाएगा। जैसे नीट में मेरी 2 क्वेश्चन गलत हुए बॉटनी के, वो ऐसा नहीं था कि मेरे को आता नहीं था, बट वो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं तो कन्फ्यूज़न हो गया वहाँ पे आगे। तो बॉटनी में या फिर बायोलॉजी इन सच, इसमें एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा मतलब मल्टीपल रिवीजन्स चाहिए रहता है कि मतलब हर 2 दिन में 3 दिन में मैं रिवीजन करता रहूँ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो रहनी चाहिए। लाइक अगर मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है तो मैं रिलेट कहाँ से करूँगा। अब आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं नीट के लिए, उनसे क्या कहना चाहेंगे, आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करने में कि बुक खोल के बैठ जाने में सब कुछ नहीं हो जाता। कॉम्पिटिटिव स्पेस ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ बुक खोल लिया और मैं पास हो जाऊँगा। कॉम्पिटिटिव स्पेस में स्मार्ट स्टडी इम्पॉर्टेंट है। स्मार्ट स्टडी क्या मतलब क्या डिफरेंस है? स्मार्ट स्टडी का ये मतलब रहता है कि बुक में बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं बट मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको जानना, उसको प्रायोरिटी देना। अगर मेरे को ये नहीं पता होगा तो मैं पहला ही चैप्टर हमेशा लेके बैठा रहूँगा, तो वही पढ़ता रहूँगा। हाँ, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि देखना कि एग्ज़ाम मुझसे क्या चाह रहा है। अगर एग्ज़ाम मुझसे जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल ज़्यादा चाह रहा है उसमें मैं थ्योरी पढ़ूंगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसमें आपको न्यूमेरिकल्स करने, फिजिकल केमिस्ट्री आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने हैं, कम आपको थ्योरी पे ध्यान देना है। फिजिकल केमिस्ट्री में डायनामिक्स में अच्छा जाएगा कि फिर कि सॉलिड में कौन सा चैप्टर ज़्यादा वो लोग टच करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में आई थिंक सॉलिड से क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि नियर अबाउट थ्योरेटिकल ज़्यादातर आ जाता है और उसमें एग्जांपल्स में भी झूल जाते हैं लोग। सॉलिड में होता क्या है ना कि उसमें फील करना होता है कि एक 3D डायग्राम को मेरे को फील करना होगा, तो उसमें गलत हो जाता है। बट बाकी थर्मोडी आई थिंक उसमें लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं कि उस पर ध्यान देना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स टफ होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा सेशन बढ़िया लगा होगा। आज आपके सामने फराज साहब थे जो 2022 के नीट को बीट किया है, तो अच्छी फीलिंग है ना सर? जी, बहुत अच्छी फीलिंग तो है। उम्मीद किया जाए कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलेगा। जी, चलिए, उम्मीद करता हूँ हमारा चैनल भी आपको कि आपको बेस्ट ऑफ लक, एक अच्छे स्कूल, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में मिले। शुक्रिया।